हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल महाऋषि जीएस में। आज जो हमारा जीएस स्पेशल टॉपिक होने वाला है, ये हमने पॉलिटी के सेक्शन से उठाया है। तो आज हमारे ये पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बनने के पीछे कहानी क्या है। ऐसा नहीं है कि हमने रात में सोचा और दिन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया। उसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। आज जो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट, उसमें हमारा है एक रेगुलेटिंग एक्ट और एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आज की इस वीडियो हम दो एक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी एक्ट्स को देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसे किस तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ध्यान रखना, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को बोला जाता है कंपनी रूल, यानी कि वो एक्ट्स दैट पास अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पास किए गए थे उसको कंपनी रूल या कंपनी एक्ट कहा जाता है। दूसरा एक्ट वो थे जो क्राउन के द्वारा पास किए गए थे, यानी कि एक्ट पासेस अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके सारी पावर क्राउन अपने हाथ में ले ली थी, उसके बाद जो भी एक्ट आते हैं उन सभी एक्ट को कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन। क्लियर है सबको। तो हमने इसको दो डेट में भी डिवाइड किया है, जिससे कि आपको इजीली आसानी से ये रिमेंबर हो जाए। तो जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की डेट है उसे हमने 1773 से 1853 के बीच में डिवाइड किया है। तो 1773 से लेके 1853 का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है कंपनी रूल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। क्लियर है सबको। सेकंड जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है वो हमारा है 1858 से 1947 तक का। इस पूरे टाइम पीरियड को कहते हैं हम क्राउन रूल, यानी कि यहाँ पर जो भी लॉ लाई जाएंगे, जो भी एक्ट पास किए जाएंगे, वो सब एक्ट किसके द्वारा होंगे? क्राउन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा होने वाले हैं। क्लियर है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब एक लिस्ट देखते हैं जरा हम कि किस कंपनी के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं और क्राउन के अंदर कौन कौन से एक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो चलो एक टेबल पे चलते हैं। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, दोनों के एक्ट को हमने डिवाइड करके पढ़ा है। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम के लिए ये जो डेट लिखी हुई है ना पीछे, ये आपको डेट याद होनी चाहिए कि कौन सा एक्ट किस डेट को पास हुआ था। उससे क्या फायदा होगा आपको? आजकल एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछते हैं सीक्वेंस के, क्रम वाइज। आपसे वो पूछ लेगा कि जितने भी आपको निम्नलिखित एक्ट दिए हुए इनको क्रम में लगाओ। तो आप क्रम में उनको तभी लगा पाओगे जब आपको उनकी डेट्स याद हो कि कौन सा एक्ट किस डेट को पास किया गया था। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कंपनी के अंदर टोटल 16 एक्ट हमको पढ़ने होते हैं। पहला एक्ट आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर स्टार्ट होती है कुछ चार्टर एक्ट की कहानी, जिसमें पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में, सेकंड 1813 में, देन 1833 एंड 1853। इन सब के बीच में 20-20 साल का डिफरेंस है। तो आप चार्टर एक्ट को ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट की आप डेट याद रखो, उसके बाद सबके अंदर 20 साल का आप डिफरेंस ले लो, तो सारे चार्टर एक्ट आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये 6 एक्ट जो कंपनी रूल के अंदर आपको याद रखने हैं। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी रूल के अंदर पहला चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1793 के अंदर पहला चार्टर एक्ट आता है। और लास्ट चार्टर एक्ट कब आता है, तो वो आता है हमारा 1853 के अंदर। क्लियर है। तो ये कुछ एक्ट्स, उनकी डेट्स जो आपको याद रखनी है। क्राउन रूल की अगर हम बात करते हैं तो क्राउन रूल में जो पहला एक्ट आता है वो है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फर्स्ट एक्ट है ये। देन इंडियन काउंसिल एक्ट की स्टार्ट होते हैं। पहले गवर्नमेंट था, फिर काउंसिल बनकर तैयार हो जाती है, तो सारे एक्ट काउंसिल पास करेगी। तो पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है वो आता है 1861 में, देन 1892, जो आपको डेट्स याद रखनी है इंपॉर्टेंट। देन आता है हमारा 1909 में, जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था, आप सबको याद होगा, स्प्लिट ऑफ बंगाल। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा से स्टार्ट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आपको याद रखना है ये कि कौन सा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और कौन से एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट हैं। तो ध्यान रखना है। फर्स्ट जो था हमारा 1858 वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसके बाद डायरेक्ट 1919 और 1935 ये दोनों ही गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है। इससे ऊपर वाले सब क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। तो वो नाम में आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945, और इसके बाद कंपनी और क्राउन दोनों खत्म हो जाएंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमारे पास अपना संविधान होगा, और फिर हम देखेंगे संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान होने वाले हैं। तो ये एक्ट पढ़ने वाले इसलिए जरूरी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहीं ना कहीं इन्हीं में से कॉपी पेस्ट किया है।
1935 इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70% भाग हमने 1935 वाले एक्ट से कॉपी किया है। क्लियर हो चुका है सबको? अगर कोई भी इसमें डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, तो डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्ट को। तो आज हमें 2 एक्ट्स पढ़ने हैं, पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स की बात करेंगे और फिर हम पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ना थोड़ी सी कहानी देखते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि वही जो मैंने पहले भी कहता हूँ आपसे कि रात को आप सोए, सपना आया और सुबह आपने एक्ट पास कर दे, नहीं। हर एक्ट के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, और वो बैकग्राउंड स्टोरी आपको अगर याद होगी तो ये सारे एक्ट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ये स्टोरी की तरह आपके माइंड के अंदर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी सी स्टोरी से चलते हैं, चलो स्टोरी को समझते हैं। तो कहानी जो है ना वो स्टार्ट होती है 1600 ईस्वी से, यानी कि 1600 ईस्वी से कहानी स्टार्ट होती है। 1600 ईस्वी में क्या होता है कि जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, आप सभी को पता होगा ब्रिटेन जिसकी कैपिटल लंदन है, ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ क्या करती है, एक चार्टर एक्ट पास करती हैं जिसको कहा जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1600 ई, यानी कि ईस्वी। क्लियर है आपको? तो ध्यान रखना, चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं हम। कंपनी रूल के अंदर जो चार्टर एक्ट आएगा फर्स्ट, वो कब आएगा हमारा 1773 में। ये कंपनी का चार्टर एक्ट नहीं है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कंपनी का फर्स्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, तो ये वाली डेट याद रखना है, क्योंकि ये एक्ट जो आया था उस टाइम कंपनी बनी ही नहीं थी। क्लियर है? तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये एक्ट कंपनी का नहीं है, किसका? ये क्वीन के द्वारा लाया गया है। चार्टर एक्ट को हिंदी में राजलेख कहा जाता है क्योंकि ये राजा के द्वारा लिखे जाते थे। क्लियर? तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। 1600 एसी में क्या होता है, एडी भी इसको बोल सकते हो आप, एडी में क्या होता है, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर एक्ट पास करती हैं और इस एक्ट के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में पहली बार बनती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पावर दी जाती है, उससे कहा जाता है कि जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ध्यान रखना, जो भी ईस्टर्न कंट्रीज है, कौन सी ईस्टर्न कंट्रीज, जहां पर ये रूल करते हैं, उस ईस्टर्न कंट्रीज में ये 15 ईयर के लिए, ध्यान रखना, 15 ईयर के लिए मोनोपोलिक ट्रेड को कर सकते हैं। तो मोनोपोलिक ट्रेड करने का इनको राइट्स दिया जाता है। क्लियर है सबको? तो सिंपल सा याद रखना है, क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ 1600 एडी के अंदर एक चार्टर एक्ट पास करती हैं। उस चार्टर एक्ट के अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं और स्थापना करने के बाद कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज में 15 साल के लिए मोनोपोलिक ट्रेड करने का राइट्स दे देती है। मोनोपोलिक ट्रेड क्या होता है? एकल अधिकार, मतलब इन कंट्रीज में इनके अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। अब आपने देखा होगा जब भी इनको ये पावर मिल चुकी है, अब ये इंडिया आएंगे, तो इंडिया आने के बाद फ्रांस भी कुछ राज कर रहा है, फ्रांसीस भी है वहां पर, डच भी हैं, पुर्तगीज भी हैं, ये भी सब तो कुछ व्यापार करने की कोशिश करें, तो इनके बीच में कलेश स्टार्ट हो जाएगा, एक कहते हैं ना, एक डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, लड़ना। क्यों? क्योंकि ये तो कहेंगे जी हमें तो एकल अधिकार मिला हुआ है, हमें तो मोनोपोली ट्रेड का राइट है, तो आप कैसे व्यापार कर सकते हो? तो वो देखने को आगे मिलेगा। तो अभी सिंपल सी कहानी याद रखनी है कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर एक्ट पास करते हैं, इसे चार्टर एक्ट ऑफ 1600 एडी कहा जाता है और 15 साल के लिए इंडिया के अंदर मोनोपोलिक ट्रेड करने का राइट्स दिया जाता है। अब हर 15 साल बाद इसको वो बढ़ाते गए और ऐसा करते करते काफी लंबे समय बीत गया और फाइनली 126 साल बाद, 126 साल बाद यानी कि 1726 में 1726 के अंदर 126 साल बाद होता क्या है, देखो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर है? ये है इंडिया के अंदर। क्लियर है? अब इंडिया के अंदर अगर इनको कोई भी लॉ बनाना है तो इन्हें वो लॉ बनाने के लिए परमिशन लेने के लिए कहां जाना पड़ता था? लंदन, ब्रिटेन। अब किसी व्यक्ति को ये ब्रिटेन भेजते थे तो उसे वहां पहुंचने में 2-3 महीने लग जाते थे और फिर वो संदेश को लेकर आता, मतलब 5-6 महीने कानून पास करवाने में लग जाते थे। अब 126 साल बाद ब्रिटिश क्राउन को ये रियलाइज हुआ कि यार कंपनी को ना कुछ पावर हमें देनी चाहिए, मतलब कंपनी को ग्राउंड लेवल पे लॉ बनाने की तो पावर दो। तो यही काम करते हैं वो 1726, यानी कि 126 साल बाद, कंपनी के बनने के 126 साल बाद कंपनी को पावर दी जाती है मेक लॉ बनाने की पावर दी जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर कंपनी को लॉ बनाने की पावर मिल जाएगी तो कंपनी तो आतंक मचा देगी। ऐसे ऐसे कानून लेके आएंगे जो पूरी इंडिया के जो भी राज शासन है ना, जो भी राजा वगैरह, उन सबकी खटिया खड़ी होने वाली है। देखने को भी हमें मिला, मुगल साम्राज्य पूरा खत्म होने लगा था, मुगल साम्राज्य की बैंड बज चुकी थी, प्लासी का बैटल भी हमने देखा। अब इन्होंने लॉ कैसे बनाया? देखो, आपने पहला फेमस लॉ सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
डलहौजी के द्वारा लाया गया था, डॉक्टर ऑफ लैब्स, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है। डॉक्टर ऑफ लैब्स में कहा गया था कि अगर किसी भी राजा का कोई अपना इशू यानी कि अपनी कोई संतान नहीं होगी तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो जाएगी। वो डॉक्टर ऑफ लैब्स था, जिसमें हमने झांसी की रानी के द्वारा भी देखा था कि जो झांसी थी वो भी इन्होंने हड़प ली थी। तो बहुत सारे हमने ऐसे केस देखे थे। फिर बैटल ऑफ प्लासी हमको देखने को मिला, इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम के, सिराजुद्दौला, उनके साथ इनका युद्ध होता है। तो ये सारे कानून थे। चारों तरफ लूट मची हुई थी, मनी की जो लूटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, चारों तरफ से पैसा लूटा जा रहा था। अब पैसा तो लूटा जा रहा है लेकिन वो कंपनी के खाते में नहीं जा रहा। हो क्या रहा है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे ना उनका तो ग्रोथ होता जा रहा है लेकिन कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा। सारे सिविल सर्वेंट जो हैं वो अपनी जेब में पैसा रख रहे हैं। अब जब कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास यानी कि लंदन, और उनसे कहता है जी हमें इंडिया के अंदर विकास करना, हमें पैसा दो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है यार तुमको इतना हमने पैसा दिया है, इतना पैसा तुम लूट रहे हो, तुम्हारा पैसा जा कर आए। तो बहुत परेशान थे सब इस करप्शन को लेके। अब इसी बीच में होता क्या है, इसी बीच में अगर हम देखते हैं सिंपल सी कहानी को, पहले कहानी को समझते हैं फिर रेगुलेटिंग एक्ट पे जाएंगे। क्या होता है 1772 से 73 के अंदर ब्रिटेन में इलेक्शन किए जाते हैं और उस इलेक्शन में नए प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं लॉर्ड नॉर्थ। सिंपल सा ध्यान रखना है नाम आपको। नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, लॉर्ड नॉर्थ नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब ये नए प्राइम मिनिस्टर जो है इनको पता चलता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है और इसीलिए एक कमेटी बनाते हैं जिसको कहा जाता है सीक्रेट कमेटी। तो ध्यान रखना, एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया जाता है इनके द्वारा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुप्त समिति कहा जाता है। तो एक सीक्रेट कमेटी बनाते हैं, इंडिया भेजते हैं, आप जांच करो देखो क्या वहां के माहौल है। और सीक्रेट कमेटी को पता चलता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका है। अब उस करप्शन को करने का एक ही हमारे पास रास्ता है कि हमें एक कानून की किताब लानी पड़े, एक एक्ट हमको नया लाना पड़े जिसपे कुछ कंपनी के कामों पे हमको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। तो सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पे ही आता है पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर है। तो सिंपल सा आपको बैकग्राउंड याद हो गया होगा कि रेगुलेटरी एक्ट के पीछे की कहानी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सपना आया और रात तक तैयार कर दिया या रात को सपना, नहीं ऐसा नहीं। एक इसके पीछे कहानी छुपी होती है, हर चीज के पीछे कहानी होती है। आपकी कामयाबी के पीछे भी एक कहानी होगी जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो उस कहानी को जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी इंसान या किसी भी चीज को जानना चाहते हो। तो इस एक्ट को अगर आपको जानना है, रेगुलेटिंग एक्ट को, तो उसके पीछे की कहानी आप जान चुके हो कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा किस तरह से इंडिया कंपनी बनाई जाती है। इंडिया के अंदर 15 साल के लिए मोनोपोलिक ट्रेड दिया जाता है, उसे बढ़ाते गए। 126 साल बाद कंपनी को कानून बनाने की पावर दी गई जिससे करप्शन स्टार्ट हो चुका है बहुत ज्यादा। और करप्शन स्टार्ट होने के बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लॉर्ड नॉर्थ, वो एक सीक्रेट कमेटी बनाते हैं और जिसकी सिफारिश पे लाया जाता है पहला एक्ट दैट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट और 1773। क्लियर है सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है भाई साहब, तो ध्यान से समझना है रेगुलेटिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा। चलो फीचर्स याद रखने आपको, बस एक एक की पॉइंट याद रखो, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार कोई कदम उठाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर नजर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो कहा जाता है जो रेगुलेटिंग एक्ट ने एक फर्स्ट स्टेप था ये, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करा, कंपनी के कामों पर नजर रखनी स्टार्ट कर दी। और क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। 3 प्रांत थे इनके जहां पर इनका अपना शासन चलता था। 3 प्रांत थे जिसमें से एक है हमारा बंगाल, दूसरा हमारा मद्रास और तीसरा हमारा है बॉम्बे। इन जगह इनकी इस टाइम पावर चलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इन सब के अंदर क्या होता था, एक एक गवर्नर अपॉइंट होता था, एक एक गवर्नर है सबके अंदर और सभी के पास इक्वल पावर है। अब आप सिंपल से दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों करप्शन करते हैं तो क्या ये इन पर उंगली उठा पाएगा? भाई सब इक्वल पावर में है तो कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा। तो इन्होंने क्या करा, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया रेगुलेटरी एक्ट के अंदर कि जो बंगाल का भी था गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं हमारे, वो कौन बने, लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, तो नाम क्या है, वारेन हास्टिंग। तो नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और क्या हुआ,
जो बॉम्बे और जो मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मतलब अब ये दोनों जो भी काम करेंगे ना, ये इसको रिपोर्ट करेंगे बंदे को। मतलब जो भी काम बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को करना है वो किसके अधीन रह के करना पड़ेगा उन्हें? बंगाल के। क्लियर है? तो एक पावर का डिवीजन होना स्टार्ट हो गया था इसके अंदर। और क्या होता है, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। रेगुलेटरी एक्ट के अंदर बिल पास हुआ था, उसके एक साल बाद 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो याद रखना है सिंपल सा, रेगुलेटरी एक्ट में केवल बिल पास हुआ है, उसके एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जज हुआ करते थे, जिसमें से एक हमारे चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। चीफ जस्टिस जो थे हमारे पहले, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो उनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। तो नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है जो आपको याद रखना है। क्लियर है सारी चीजें? और क्या होता है, सबसे लास्ट काम भाई, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया गया, लेकिन कंपनी को भी ट्रस्ट नहीं है उस बंदे पे, क्योंकि पहले भी तो वो था बस गवर्नर के रूम में था। करप्शन को रोकने के मामले में अभी कंपनी को उस पर, सॉरी क्राउन को उस पर भरोसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉडी स्टेबलाइज की, एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक बॉडी बनाई गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको हिंदी में निर्देशक मंडल कहा जाता है। इसका काम सिंपल सा था कि जो भी काम कंपनी इंडिया में रह के करती है उस पर आपको नजर रखना है, उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर, ये जो भी काम है कंपनी के, उन सभी कामों को क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। क्लियर है? सिंपल सा, ये किसका काम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर हो चुकी है ये बात सिंपल से? चलो नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। अब क्या होता है, देखो रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा था कि उन्होंने बहुत अच्छा ढांचा बना दिया, अब करप्शन रुक जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, रुकने की बजाय करप्शन और बढ़ गया। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्होंने बनाया था, ये लंदन के अंदर रह के रहता था, लंदन में रह के काम करता था, इंडिया नहीं आता था, ये लंदन में ही था। अब जब भी किसी को इंडिया पोस्टिंग चाहते, भी हर कोई चाहता था इंडिया में पोस्टिंग, क्यों? इंडिया के अंदर पैसा बहुत था, हर कोई चाहता पोस्टिंग, तो वो इनको रिश्वत दे के इंडिया में अपनी पोस्टिंग करा लेते थे। मतलब करप्शन और बढ़ चुका था। अब इसी चीज को, जो कमी वहां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए ये दूसरा एक्ट लाते हैं जिसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। कब आता है ये? 1784 में। क्यों आता है? क्योंकि रेगुलेटरी एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या क्या गया? तो देखो सिंपल सा काम क्या गया कि जो भी कंपनी की पावर थी, भाई कंपनी को कुछ काम दिए हुए, कंपनी के कुछ काम है। कंपनी के काम क्या है? कंपनी के जो काम थे हमारे, जैसे कि पॉलिटिकल फंक्शन हो गया, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हो गई, व्यापारिक जो भी काम है, उन दोनों को अलग अलग बांट देगा। उनको लगा कि अब इसको सेपरेट करने का टाइम आ गया है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या करते हैं कि जो भी कंपनी के अफेयर्स फंक्शन है उसको 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स है देखो, एक थे कमर्शियल फंक्शन, व्यापारिक अधिकार, और दूसरे थे पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसके अंदर राजनीतिक व्यापार, जिसमें जो भी लॉ बनाना, किसी से रेवेन्यू कलेक्ट करना, मिलिट्री देखना, ये सारे काम पॉलिटिकल में आ जाते हैं। कमर्शियल केवल व्यापार से रिलेटेड था। कमर्शियल काम की पावर दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा कि अब आप इस काम को देखो। और पॉलिटिकल फंक्शन को देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो नई बॉडी बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है पॉलिटिकल फंक्शन संभालना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम है कमर्शियल फंक्शन संभालना। तो इस तरह से 2 अलग अलग बॉडी बन जाती है, 2 अलग अलग काम करेंगे, और इसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट हमको कब देखने को मिलता है? पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। क्या 2 बॉडीज है, अलग अलग काम को देखेंगे वो और फिर एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है सब कुछ? तो ये सारा काम हुआ था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ध्यान रखना, हमने 2 एक्ट पढ़ लिए, अपना रेगुलेटरी एक्ट भी पढ़ लिया, हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे चार्टर एक्ट को। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट देखने वाले हैं, सेकंड चार्टर एक्ट, थर्ड एंड फोर्थ चार्टर एक्ट। तो चारों जो हमारे चार्टर एक्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट होने वाले हैं। और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, 2 से 3 क्वेश्चन इस एक्ट में पूछे जाते, तो मिस करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो अब भी अगर चाहते हो कि जो हमारे आने वाले लेक्चर वो आपको तुरंत मिले, सबसे पहले मिले, तो आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कर देना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।